जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे विंटेज ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा पोर्शन लेकर के पढ़ाने वाला हूँ। उस पोर्शन का नाम आप लोगों के सामने लिखा हुआ नजर ही आ गया होगा, प्रस्तावना, प्रियम्बल। ये जो प्रियम्बल है, वैसे इसको देखा जाए तो छोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक, बट इसका एक छोटा ही पोर्शन हम लोग आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारी जो प्रस्तावना है प्रियम्बल से रिलेटेड, जो उसमें दिए गए महत्वपूर्ण शब्द हैं, मतलब जो मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, उन शब्दों का कई बार विस्तार आपसे पूछा जाता है। और कुछ इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं और जो इम्पोर्टेंट संबंधित हमारे यहाँ पर वर्डिक्ट, जो हमारे यहाँ पर संबंधित मुद्दे यहाँ से निकल के आए हैं। तो आज हम लोग उन शब्दावलियों के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, बट इनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे आए हैं और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से आप लोग के एग्जाम से पूछे जाते हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो पोर्शन शुरू करते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम बेसिकली दो पार्ट में अभी अपनी क्लास के लिए इसको जो है डिज़ाइन करते हैं। दो पार्ट में हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। जैसे पार्ट इसके बनते हैं 3, बट उस तीसरे के बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसमें दो पार्ट कैसे हैं, एक तो बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, तथ्य, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में, इवन आईएएस पीसीएस तक के एग्जाम में इसमें फैक्ट्स वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं कई बारी। दूसरा, इससे रिलेटेड जो संबंधित इससे मुद्दे हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट केसेस है हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट केसेस, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, तो सबसे पहले क्वेश्चन इसके फैक्ट से ही उठा लेते हैं कि भाई साहब ये जो प्रस्तावना शब्द ही आया है, या फिर ये प्रस्तावना संबंधित जो भी चीज़ हम आज के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, ये विश्व में भाई कोई ना कोई तो देश सबसे पहले लेकर आया होगा, किसी ना किसी ने तो इसको इंट्रोड्यूस किया ही होगा। तो विश्व में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने का काम इस प्रस्तावना को सर्वप्रथम सबसे पहले अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने विश्व में सबसे पहले इस प्रस्तावना को इंट्रोड्यूस किया था। अब क्वेश्चन उठता है, विश्व में इन्होंने तो कर दिया, तो भाई हम लोगों के यहाँ पर इस प्रस्तावना का क्रम कब चला था? तो हम लोगों ने, जब हम अंग्रेजों के अधीन ही हुआ करते थे और इंडिया के आज़ाद होने का जो क्रम चला आ रहा था, उसी क्रम में यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया। उसने बोला चलो अपनी यहाँ पर कैबिनेट बना लो, अपने यहाँ पर जो संविधान है उस संविधान को भी डेवलप कर लीजिए आप लोग। तो उसी क्रम में हमारे यहाँ पर उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हमारे यहाँ पर जो उस दौरान हमारी संसद लगा करती थी, संसद का सेंस यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो हमारी कमेटियाँ हुआ करती थी, अलग अलग कमेटियाँ, संविधान को बनाने वाली कमेटियाँ, उनके सामने इसको हमारे सामने सबसे पहली बार इसको पेश किया गया। हमारे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को इसको प्रस्ताव को रखा गया कि भाई साहब हम इस प्रस्तावना को अपने संविधान में रखेंगे। ठीक है, तो पंडित नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ये जो प्रस्ताव था, ये प्रस्तावित किया गया था, इसको प्रस्तावित किया गया था। और ये जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया था हमारे यहाँ पर 22 जनवरी सन 1947 को। ये तो प्रस्तावित था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो मतलब 22 जनवरी सन 1947 से हम अपने मूल रूप से संविधान के अंतर्गत इस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद तो आप लोगों को मालूम ही है, हम लोग 1950 में जा कर के अपने संविधान को लागू भी कर देते हैं। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स, जैसे हमारे संविधान में जब से हमारा संविधान बना है, जब से हम लोगों ने अपने यहाँ पर प्रस्तावना रखी है, तो प्रस्तावना को लेकर के हमारे यहाँ पर बहुत से केसेस बनते आए। जैसे मुद्दे दो निकल कर के आए कि भाई साहब ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो मुद्दों में सबसे पहले हमारे सामने यही बातें निकल कर के आती है कि ये
हमारे संविधान का हिस्सा है, इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हिस्सा है या फिर संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का अभिन्न अंग है या फिर नहीं है। दो चीज है, अगर संविधान का हिस्सा है तो भाई साहब इसमें हम लोग संशोधन कर सकते हैं, और अगर संविधान का हिस्सा नहीं है तो संशोधन कैसे कर सकते हैं भाई, संविधान में संशोधन हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर के हमारे यहाँ देखो, संशोधन का भी सेंस में बोल रहा हूँ, संशोधन अगर हिस्सा होगा तो अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। और अगर हिस्सा नहीं है तो भाई साहब इसकी जरूरत है ही नहीं कुछ, क्योंकि अब तो ये संविधान का हिस्सा है ही नहीं। तो इसको लेकर के हमारे यहाँ पर अलग अलग मुद्दे आए, वो मुद्दे डिस्कस करने पे लगे हुए थे कि भाई साहब ये संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं है। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ पर जब चर्चाओं का क्रम चलने लगता है तो सन 1960 में एक केस आता है, बेरू-बारी विवाद। 1960 में बेरू-बारी विवाद निकल कर के आता है। ये केस ऐसा था, सबसे पहली बार हमारे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत इस केस को सुना गया कि भाई साहब ये संविधान का हिस्सा है या फिर नहीं है। तो इस केस का जो रिजल्ट निकल करके आया, रिजल्ट के तहत कहा गया कि भाई साहब ये जो प्रस्तावना ये हमारी संविधान का हिस्सा नहीं है। सीधी सी बात उन्होंने बोल दी, संविधान का हिस्सा ये नहीं है। ये संविधान जो निर्माताओं थे, संविधान निर्माता थे, उन्हीं के ही विचारों का एक ये विचारों को समझने की एक कुंजी है, ठीक है, एक की है उनके विचारों को समझने की, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बात ही खत्म भाई, जब संविधान का हिस्सा नहीं है तो फिर इसके ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कैसा भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर दोबारा से पुनर्विचार याचिका दायर की गई और एक ऐसा केस निकल करके आया भारत में जिसने संविधान के बहुत सी मूलभूत दबी हुई, जो अनछुई जो पहलू हुआ करते थे, उन सभी के सभी पहलुओं को उस केस ने उजागर करके हमारे सामने रख दिया। और केस का नाम आप लोग जानते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो सन 1973 में 1973 में एक केस फिर आता है, केशवानंद भारती बनाम वर्सेस केरल राज्य। इस केस में जो पहले का दिया गया डिसीजन था वो डिसीजन बिल्कुल ही पलट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि भाई ये जो हमारे यहाँ पर प्रस्तावना ये संविधान का अंग है, संविधान का अंग, इसको संविधान का अंग माना और संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन इसमें किया जा सकता है। लेकिन संशोधन अगर आप करेंगे तो भाई साहब संशोधन भी एक नियमित तय सीमा आप लोगों को दी जाएगी। आप इसमें भी केवल कुछ ही पर्टिकुलर क्षेत्रों पर ही संशोधन कर सकते हो, शब्दों पर संशोधन कर सकते हो, बट कुछ ऐसे मूलभूत शब्द हैं जो हमारे संविधान के मूल ढांचे के रूप में उनको इंडिकेट किया जाता है। तो इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से हमारे यहाँ की प्रस्तावना से रिलेटेड पहली बार मूल ढांचे का सिद्धांत हमारे यहाँ पर निकल कर के आता है। उस मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे, टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा। संशोधन तो किया जा सकता है बट इसके साथ साथ मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, मूल ढांचे का सिद्धांत इन भाई साहब ने यहाँ पर दिया। तो पहली बार हमारे यहाँ पर मूल ढांचे का सिद्धांत इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत आया और ये प्रस्तावना को लेकर के हमारे यहाँ पर केस सुना गया था। अब होता क्या है, जब हमारे यहाँ पर संशोधन की बात बोल दी तो हमारे यहाँ की जो सरकारें थी, सरकारों ने भी अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया
और पहली बार भारत के अंदर प्रस्तावना में, आज तक पहली और आखिरी बार, अब तक 2020 में हम लोग हैं, अब तक के इतिहास में केवल एक ही बार इसमें संशोधन हो पाया। और वो जो संशोधन है, वो संशोधन हमारे यहाँ पर सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन, इस 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे यहाँ पर 3 शब्दों को हमारी इस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें एक था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्ष, समाजवाद को सोशलिस्ट इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरा था पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। और तीसरा है अखंडता, इंटीग्रेटेड, अखंडता, इंटीग्रिटी। 3 शब्दों को हमारे यहां पर प्रस्तावना में जोड़ा गया सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। दरअसल ये जो शब्द था पंथ निरपेक्ष, इसको तो रिप्लेस की तरीके से हम लोग कह सकते हैं। पहले यहाँ पर धर्म निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, बट अब हम लोगों ने इसको, क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी वास्ट हो जाती है ना, वो डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग अपने इसमें एक उस वाले पार्ट के बारे में भी चर्चा करते हैं जिसमें उन शब्दों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर ये काम हुआ, प्रस्तावना का मुद्दा निकल के आया कि हाँ भाई संशोधन किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर फिर केस पे केस होने शुरू होते हैं, केस पे केस शुरू होते हैं, और इस बार एक बार फिर पुनर्विचार याचिका डाली जाती है, और एक केस फिर 1980 में हमारे सामने निकल के आता है। 1980 में केस का नाम था मिनर्वा मिन्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिन्स बनाम भारत संघ। इस केस में भी सेम वही बात दोहराई जाती है जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दोहराई गई। इसमें भी सेम वही बात बोली गई कि भाई साहब ये संशोधनीय है, संशोधनीय मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है, और सेम वही बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के तहत आप लोग इसको लेकर के चलेंगे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर इसको लेकर के ऐसे बड़े कोई केसेस नहीं आए। तो आज क्लियर है कि संविधान का ये हिस्सा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु उस संशोधन में भी मूल ढांचे के सिद्धांत को आप लोगों को फॉलो करना होगा, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत उन मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत दिए गए जो शब्द हैं, दिए गए जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। सीधी सी स्पष्ट बात है। अब इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट, जब ये केसेस निकल कर के आ रहे थे हमारे सामने, तो हमारे यहाँ पर, और इवन जब इस संविधान सभा में इसको एक्सेप्ट करने की या फिर रिजेक्ट करने की जो प्रयास चल रहे थे लोगों के, उस दौरान दिए गए जो वक्तव्य थे, उन वक्तव्यों में प्रस्तावना को लेकर के कुछ कमेंट्स भी किए गए थे। उन कमेंट्स में मैं कुछ लोगों के स्पेशल कमेंट आपको कोट करके बता देता हूं, जो स्पेशल आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे पंडित ठाकुर दास भार्गव जी हैं, इन्होंने इस प्रस्तावना को बोला था, पंडित ठाकुर दास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने बोला किसको, प्रस्तावना को, कि संविधान की आत्मा है। ध्यान रखना, संविधान की आत्मा अंबेडकर साहब जी ने आर्टिकल 32 को बोला हुआ है ना, बट अगर पंडित ठाकुर दास भार्गव जी के बारे में कहा जाए तो संविधान की आत्मा इन भाई साहब ने इनको बोला था, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। ठीक, प्रस्तावना के लिए इन्होंने बोला था संविधान की आत्मा। ऐसे ही के.एम. मुंशी भाई साहब है, उन्होंने प्रस्तावना को बोला कि ये देश की राजनीतिक जन्मपत्री है। के.एम. मुंशी इन्होंने बोला प्रस्तावना जो है वो देश की राजनीतिक जन्मपत्री है।
देश की राजनीतिक जन्मपत्री है। ऐसे ही एक व्यक्ति और थे, नाम था उनका गजेंद्र गर्गर। ये गजेंद्र गर्गर वही है जो बेरूबारी विवाद के उस दौरान के चीफ जस्टिस हमारे यहाँ पर रहे थे। तो गजेंद्र भाई साहब, गजेंद्र गर्गर, इन्होंने बोला प्रस्तावना संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, एक व्यक्ति और है एन ए पालकीवाला, सॉरी एन ए है, पालकीवाला, एन ए पालकीवाला। इन्होंने बोला संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र किसको? हमारे यहाँ की इस प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कई बार पूछे जाते हैं फैक्ट्स, और कई बार आप लोगों से सीधे सीधे ये मुद्दे भी पूछ ले जाते हैं। प्रस्तावना से रिलेटेड एक और इसका जो है पोर्शन बचता है, जिसमें प्रस्तावना से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हम लोगों को दे करके रखते हैं, जो शब्द दे करके रखते हैं, उन शब्दों की कई बारी आप लोगों से डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। और कई बारी ये भी पूछा जाता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में बताओ निम्नलिखित में से क्या है या फिर क्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा घूम फिर करके आप लोग के एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं, मूल ढांचे का सिद्धांत। तो आप लोगों को मैं ये वर्क देता हूँ, आप लोग इसको मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं कि हमारी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के अंतर्गत आती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आप थोड़ी लेबर करेंगे। नहीं तो हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लास में उसके बारे में तो चर्चा करते ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले मुद्दे में नेक्स्ट वाली क्लास में एक और मुद्दा आप लोग साथ लेकर के डिस्कशन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग बने रहना। और जैसे अभी कोविड महामारी चल रही है, उसमें आप लोगों को जो भी हो सकता है, जितना भी प्रयास हम लोगों से हो सकता है, हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में ही आप लोगों को अधिकांश चीज़ें जो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है सेंटर तक जाना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ जो है हम लोग अनुमति वगैरह ले करके अपने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वीडियो शूट्स करके आप लोगों को पहुँचा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप घर पे ही रहना, सुरक्षित रहना, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।